हेलो फ्रेंड्स, एडिटेरिया का नया बुक आ गया है करंट अफेयर्स। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ केंद्रीय बजट 2023-24 और अंत में इस बजट से जुड़े 50 प्रमुख एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला क्या है कि नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहत आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। कौन कौन 4 मौके? तो पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। और चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। 45,03,097 करोड़ का बजट पेश किया गया। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान क्या है? तो 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च होने वाला है 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च कितने होने वाला है? 10,09,61 करोड़। और ये बजट कितने का है? 45,03,097 करोड़ का बजट है। आइए देखते हैं विभिन्न घाटा 2023-24 का बजट के अनुमान क्या क्या है, कौन कौन सी घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। कुल कितना हो जाएगा? 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा क्या है? जीडीपी का 2.9%। कुल 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा? तो जीडीपी का 1.7%। कुल 4,99,867 करोड़ हो जाएगा। और ये प्राथमिक घाटा कितना होगा? जीडीपी का 2.3%। कुल 7,06,845 करोड़। राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नोट है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितने? जीडीपी का 4.5% तक। कब तक? 2025-26 तक। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,116 करोड़ यानी 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब रुपया कहाँ से आता है, आइए देखते हैं। बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद कहाँ कहाँ से है। तो उधार और अन्य देयता से कितना आता है? सबसे ज़्यादा 34%। माल और सेवा कर जीएसटी से कितना आता है? 17%। अगर निगम कर से बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स से, तो 15%। आयकर से, इनकम टैक्स से 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। सीमा शुल्क से 4%। इतना रुपया आता है। और रुपया जाता कहाँ है, आइए देखते हैं। ब्याज अदायगी में 20%। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना
17%, वित्त आयोग का अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा से में जाएगा 8%। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेगी। अब सप्तऋषि क्या है, 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है? तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए, अब संरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। आइए एक एक कर देखते हैं। प्राथमिकता में क्या है? समावेशी विकास, कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने से प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। 2200 करोड़ रुपये की लागत से, इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम का बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश में पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य होगा कि मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। कितने? 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी 2047 तक। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के यानी 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दूसरा प्राथमिकताएं क्या था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना का केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि होगी, 69,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निदान, भारत की यह एक प्रकार की डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 में क्या था? अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटन है, 2.40 लाख करोड़ रुपये। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपभोग में माध्यम होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का धनराशि उपलब्ध कराएगी। चौथा जो प्राथमिकता था वो था सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविधान निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविधागत विवादों को निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों को प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते को अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 3900 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अब आइए प्राथमिकता 5वां क्या था, हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइव शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पार्सेन प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। किसके माध्यम से? अमृत धरोहर योजना से। छठा जो प्राथमिकता था वो था युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। अगर पर्यटन की बात करें तो चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशेष कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। और जो 7वां प्राथमिकताएं थी वो थी वित्तीय क्षेत्र की।
वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे कुल ऋण का कुशल प्रभाव संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों में त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य से 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का कुछ टू द पॉइंट देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियों बताई। क्या क्या बताया था कि 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण दिया गया। PM जन धन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। अगर व्यक्तिगत आयकर की बात करते हैं तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वार्षिक आय की बात कर रहे हैं तो 0 से 3 लाख रुपये कर की दर रहेगा 0। 3 से अगर 6 लाख रुपये अगर वार्षिक है तो 5% लगेगा। 6 से 9 लाख रुपया है तो 10% लगेगा। 9 से 12 लाख रुपया तो 15%। 12 से 15 लाख 20%। और 15 लाख से ऊपर जितना भी कमाई है वार्षिक आय है तो 30% लगेगा। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगा। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च क्या होगा, टॉप 4 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, मनरेगा में 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान में 60,000 करोड़। बजट 23-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय परिवहन में 5,17,030 करोड़, रक्षा में 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,38,204 करोड़ और शिक्षा में 1,12,899 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च क्या होगा। रक्षा मंत्रालय पे 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। अब आइए केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रमुख MCQ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़ इस बजट का आकार है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना अनुमान लगाया गया है,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़ का। 35,02,136 करोड़ का राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26,32,281 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से कौन कौन संबंधित है? इसका जो सही आंसर है आइए देखते हैं। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना का निवेश। ये 6 इसमें दिया हुआ है। युवा शक्ति भारत प्रगति नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2047 तक रखा गया है लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, यानी ई न्यायालय परियोजना चरण 3 भी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी, अमृत धरोहर स्कीम भी, यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक, एक से अधिक। तो कौन कौन? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, यानी ये सभी इन तीनों। नेक्स्ट है, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 कर दी गई। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। अगला है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इनकी सहायता करेगी? सही जवाब है ऑप्शन ए 1 करोड़ किसान को। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। अगला प्रश्न है कि भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो एक से अधिक है जो सत्य नहीं है, तो कौन कौन नहीं है? तो सरकार का सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये सत्य नहीं है। सरकार के सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी सत्य नहीं है। 6,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई है, ये सत्य कथन है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। और बजट 23-24 से संबंधित जो कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। बजट में चर्चा किया गया है आई गोट कर्मयोगी क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा
डी इनमें से एक से अधिक। 39,000 से अधिक अनुपालकों का कम करना, ये निर्णय लिया गया है। 3400 से अधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये तीनों सही है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़। बजट भाषण 23-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5%। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह संबंधित नहीं है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपया से अधिक कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.9%। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। कौन कौन? तो जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,09,61 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18,70,816 करोड़। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान किस निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो केवल 3, 4, 5, 6, यानी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना और हरित विकास। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मिलियन टन, 5 mm टन। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्टों से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। कौन कौन? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सूक्ष्म करना, एमएसएमई सहित नियोक्ता को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तीनों किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नए लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र।
जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन ए 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। ये था केंद्रीय बजट 2023-24 का सार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23।